हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एंड फन क्लास 11th। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे चुनु मुनुस। तो चलो आज हम लोग प्लांट फिजियोलॉजी से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का वन गो में फुल ऑन रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से, क्योंकि ये आप लोगों के होम एग्जामिनेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पूरा का पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से, और इसी तरह से आपको सारे के सारे वन शॉट्स वन रिवीजन के फॉर्म में, मतलब वन शॉट के फॉर्म में फुल ऑन रिवीजन आपको मिलता चला जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चों विद बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन पार्ट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये वाला जो चैप्टर है ना, ये है आपका किस चीज के बारे में? सर्कुलेशन और बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स, आपकी बॉडी में कौन कौन से फ्लूइड्स पाए जाते हैं? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लूइड तो आपकी बॉडी में आपका ब्लड होता है ना। और ब्लड कहाँ से कैरी होता है? ब्लड को कैरी करने का, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं। तो ये दो पार्ट तो आपके फ्लूइड वाला पार्ट आ जाता है। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। बेसिकली आपकी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो कैसे पाता है? बिकॉज ऑफ योर टाइनी सा प्यारा सा छोटू सा हार्ट, है ना। तो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग पूरा मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरह से सर्कुलेशन परफॉर्म होती है हमारे बॉडी में। और हम लोग ये भी पढ़ेंगे कि हमारे हार्ट में स्पेसिफिकली डबल सर्कुलेशन कैसे होता है। तो चलो इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं फटाफट से। सर्कुलेशन क्या है? इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट हो गया, या फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हो गया, CO2 का ट्रांसपोर्ट हो गया, जितने भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, जितना भी हमारे टिश्यूज़ में, हमारे सेल्स में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट जनरेट होता है ना, जितने भी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, और उस फंक्शन के वजह से जितना भी वेस्ट जनरेट होता है उसका भी तो ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है, उसका भी तो कैरी करना, पूरे के पूरे बॉडी के थ्रू उसे कैरी करके लेके जाना एक स्पेसिफिक टिश्यू के पास, ताकि वो फिल्टर्ड आउट हो सके, ये भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। तो सर्कुलेशन का, किस चीज़ का सर्कुलेशन होता है? सर्कुलेशन बेसिकली है ट्रांसपोर्टेशन। किस चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन? कुछ प्रोडक्ट्स का ट्रांसपोर्टेशन। अब जो जो चीज़ें हमारे बॉडी में एसेंशियल है, जो जो चीज़ें एसेंशियल है प्लस जो जो चीज़ें नॉन एसेंशियल है, जिसे हमें अपने बॉडी से रिमूव करना है, उन सब को सर्कुलेट कराना पड़ेगा। एसेंशियल चीज़ों को सर्कुलेट करा के बॉडी के हर एक पार्ट में, बॉडी के हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल्स तक पहुंचाना पड़ेगा। और नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स, नॉन एसेंशियल थिंग्स को पूरे बॉडी में सर्कुलेट कराना पड़ेगा हमें। हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू, हर एक सेल से उसे निकाल कर बॉडी के बाहर थ्रो आउट कराने के लिए सर्कुलेट कराना पड़ेगा। सो देयर इज दिस मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेशन फॉर टू बेसिक पर्पसेस, ठीक है। एक है कि अच्छी अच्छी चीज़ों को, एसेंशियल चीज़ों को बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाओ, और जितने भी वेस्ट वाली चीज़ें हैं उन्हें बॉडी से निकाल कर, सर्कुलेट कराते हुए बॉडी से हर एक पार्ट से निकलवा कर बॉडी के बाहर थ्रो आउट कराओ, रिमूव करवाओ। सो फॉर सर्कुलेशन सिंपल ऑर्गेनिजम्स जैसे कि स्पॉन्जेस हैं, सीलेंट्रेट्स हैं, जितने भी लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं एनिमल किंगडम के, वो क्या करते हैं? वाटर को यूज करते हैं अपने सराउंडिंग से, अपने सराउंडिंग से वाटर यूज करते हैं खुद की बॉडी में सर्कुलेशन कराने के लिए, ठीक है। और जितने भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं वो बॉडी के फ्लूइड्स को यूज करते हैं। बॉडी के फ्लूइड्स कौन कौन से हैं? ब्लड और लिम्फ, अपने सर्कुलेशन के लिए। ब्लड के बारे में भी पढ़ेंगे, लिम्फ के बारे में भी पढ़ेंगे। चलो, कितने टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है हमारी बॉडी में? लास्ट ईयर जब आप लोग क्लास 10th में थे तो आप लोगों ने पढ़ा होगा लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में सर्कुलेशन के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, है ना, जिसमें आप लोगों ने हार्ट के बारे में पढ़ा होगा, ब्लड के बारे में पढ़ा होगा, ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ा होगा। तो वही सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और बेसिकली कितने टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पाए जाते हैं?
दो बेसिक टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म में। ऑब्वियसली एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पॉसिबल है ही नहीं, है ना। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें ना जो ब्लड होती है वो पंप होती है हार्ट से और पास होती है एक बड़े से वेसल्स में इनटू द ओपन स्पेस या कैविटी, जिसको साइनस बोला जाता है। एक तरह से ब्लड का स्विमिंग पूल होता है और उसी में सारे ऑर्गन्स ब्लड से बात करते हैं, तो उसी को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। आर्थ्रोपॉड है, मोलस्का है, आप लोगों ने पढ़ा होगा उस वाले चैप्टर में जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है ना, उस चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि कॉकरोच में ना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, जिसमें ब्लड जो है, ब्लड का एक पूल होता है उनकी बॉडी में, साइनस हम उसको कहते हैं, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर ब्लड पंप होती है हमारे हार्ट से और पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है थ्रू ब्लड वेसल्स, कितने टाइप के ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वीन्स एंड कैपिलरीज। तीनों के बारे में अभी हम लोग इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं। It is more advantageous as the flow of fluid can be precisely regulated. ये ज़्यादा advantageous क्यों होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम से ज़्यादा advantageous क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्यों होता है, क्योंकि इसमें ब्लड के फ्लो को हम रेगुलेट कर सकते हैं। ब्लड का फ्लो कैसा होगा इसको हम आसानी से रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। एग्जाम्पल में आ जाएगा एनालीड्स और कॉर्डेट्स, ठीक है। एनालीड्स से लेके कॉर्डेट्स तक जो है वो सारे क्या होंगे, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एग्जिबिट करेंगे। अब देखो हार्ट ऑफ वर्टिब्रेट्स में ना हार्ट कैसा कैसा पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस के पास सिर्फ और सिर्फ दो चेम्बर्ड हार्ट होता है, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल, सिर्फ एक ही एट्रियम और एक ही वेंट्रिकल। एम्फीबियंस में 3 चेम्बर का हार्ट पाया जाता है, जिसमें 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल पाया जाता है। मैंने एट्रिया बोला, 2 है तो एट्रिया, सिंगल होता तो एट्रियम, ठीक है। समझ में आया यहाँ पर आप लोगों को। रेप्टाइल्स यानी कि जितने भी टेरेस्ट्रियल फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, कंप्लीटली फर्स्ट टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल 3 चेम्बर्ड हार्ट कंसिस्ट करेंगे वो भी, और फिर से इनके पास क्या होगा, 2 एट्रिया और एक वेंट्रिकल होगा, लेकिन इनकम्प्लीट पार्टीशन होती है इनके वेंट्रिकल्स में, ठीक है। एक्सेप्ट क्रोकोडाइल क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि क्रोकोडाइल एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा रेप्टाइल है जिसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स के पास 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, यानी 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल वो कंसिस्ट करते हैं। टोटल 4 चेम्बर का हार्ट उनमें प्रेजेंट होता है। नाउ सबसे पहले हम देखेंगे कि सर्कुलेशन के पैटर्न्स क्या क्या है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे हार्ट में ना डबल सर्कुलेशन पाया जाता है। डबल सर्कुलेशन का मतलब है कि एक बार में नहीं, मतलब हमारे एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में 2 बारी ब्लड एंटर करेगा हार्ट के अंदर, 2 बारी ब्लड एग्जिट करेगा हार्ट से, और 2 बार ब्लड की पंपिंग होगी हार्ट के अंदर चेम्बर्स में। तो इसी वजह से इसे डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। प्लस इसका एक और रीज़न ये भी है कि इसमें 2 अलग अलग सर्कुलेटरी पाथवेज पाए जाते हैं। एक होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि हार्ट और बॉडी के ब्लड वेसल्स के बीच का सर्कुलेशन होता है, और एक होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो हार्ट और लंग्स के बीच का सर्कुलेशन होता है। तो 2 मैकेनिज्म ऑफ सर्कुलेटरी पाथवे होने की वजह से हम इसे डबल सर्कुलेशन कहते हैं। सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, पहली बात तो ये फिशेस में देखी जाएंगी। हार्ट रिसीव करेगा प्योर ब्लड को, सिर्फ और सिर्फ प्योर ब्लड, इम्प्योर ब्लड को ही रिसीव करेगा, इसीलिए हम इसे वीनस हार्ट भी बोलते हैं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो हार्ट है वो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो गिल्स में पहुंचेगी, गिल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के पार्ट्स में पहुंचेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से हार्ट में पहुंचेगा। मतलब एक पूरा का पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया। कैसे कैसे कंप्लीट हुआ,
सिर्फ और सिर्फ इम्प्योर ब्लड रिसीव करेगा हार्ट, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करेगा हार्ट, वहां से वो पहुंचेगा गिल्स में, गिल्स में होगी ऑक्सीजनेशन, क्योंकि गिल्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन है फिशेस में, तो वहां जब रेस्पिरेशन होगा और गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि ऑक्सीजन का अमाउंट भरा जाएगा ब्लड के अंदर, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में सर्कुलेट होंगे और फिर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट में पहुंचेगा, और इसी तरह से पूरा का पूरा सर्कुलेशन कंप्लीट हो जाता है सिंगल सर्कुलेशन में। अब हम बात करेंगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन के बारे में। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन मतलब क्या? पहली बात तो ये देखा जाता है एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, ध्यान से देखना, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखा जाता है, जिसमें लेफ्ट एट्रियम रिसीव करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स या गिल्स या स्किन से, राइट एट्रियम को मिलता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम अदर बॉडी पार्ट्स और दे गेट मिक्स्ड अप इन द सिंगल वेंट्रिकल, और फिर वेंट्रिकल पंप आउट करते हैं मिक्स्ड ब्लड। यानी कि यहाँ पर ना एम्फीबियंस में और रेप्टाइल्स में मिक्स्ड ब्लड की सर्कुलेशन होती है। अगर हमारी बॉडी में मिक्स्ड ब्लड का सर्कुलेशन होने लगे तो क्या होगा, बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि अगर रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की तरह हमारे पास भी 3 चेम्बर्ड हार्ट होता, एक चेम्बर ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता और दूसरा चेम्बर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता, और फाइनली वो दोनों ब्लड मिक्स होके वेंट्रिकल के थ्रू पास आउट हो जाता पूरे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में, तो उस मिक्स्ड ब्लड का असर हमारी बॉडी में क्या होता, हम किस तरीके से फिर सरवाइव कर पाते या नहीं कर पाते, ये आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। अगले वन शॉट में आई विल ट्राई टू आंसर इट। चलो, तो यहाँ पर ना इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में वेंट्रिकल जो है वो मिक्स्ड ब्लड पंप करते हैं, जो कि आधा ऑक्सीजनेटेड होता है और आधा डीऑक्सीजनेटेड होता है बच्चों। फिर अब हम फाइनली बात करेंगे डबल सर्कुलेशन के बारे में, और ये देखा जाता है बर्ड्स एंड मैमल्स के अंदर। राइट एट्रियम रिसीव करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और फिर पास ऑन हो जाती है राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल से वो ब्लड वेसल पल्मोनरी आर्टरी उसे लेकर लंग्स के पास लेकर जाता है, लंग्स में ऑक्सीजनेशन होती है, फिर पल्मोनरी वीन उसे लेकर लेफ्ट एट्रियम में पहुंचता है, लेफ्ट एट्रियम से उसकी पंपिंग होती है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सर्कुलेट हो जाता है टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। लेफ्ट एट्रियम रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट passes on to the left ventricle, ventricle pump it out separately without any mixing up। तो सेपरेट मिक्सिंग मतलब सेपरेट पंपिंग 2 बार हो रही है, एंट्री ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट चेम्बर 2 बार हो रहा है, एग्जिट ऑफ ब्लड फ्रॉम द हार्ट चेम्बर 2 बार हो रहा है। सब कुछ 2-2 बार होने की वजह से ही हम इसे एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एक कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। चलो, फाइनली अब हम लोग आ जाते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में। लेट मी सी, हाँ ठीक है, अब तो ठीक है। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और एक है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें कि हमारा ब्लड का दूसरा टाइप का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, यानी कि लिम्फ प्रेजेंट होता है, और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जिसमें कि ब्लड इन्वॉल्व होता है, और ब्लड इन्वॉल्व होने के साथ साथ हमारा हार्ट भी इन्वॉल्व होता है। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है बच्चों, हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स। हार्ट के बारे में तो हम सेपरेटली पढ़ लेंगे। ब्लड जो है किस किस चीजों से बना हुआ है? बेसिक 2 टाइप की चीजों से बना हुआ है। एक तो है प्लाज्मा जो उसको फ्लूइड मैट्रिक्स प्रोवाइड करता है, जो उसको फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है, और दूसरा है फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स यानी कि जो पर्टिकुलर कुछ सेल्स होते हैं या जो सॉलिड स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ब्लड के अंदर। तो जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स है ना वो कौन कौन से हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। ठीक है,
WBC अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ग्रैन्युलोसाइट्स और एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब है जिसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, एग्रैनुलोसाइट्स जिसमें कोई ग्रैन्यूल नहीं देखा जाता है। ग्रैन्युलोसाइट्स तीन टाइप के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, ईओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। एग्रैनुलोसाइट्स दो टाइप का होता है जिसमें कोई ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते, वो दो टाइप का होता है, एक होता है लिम्फोसाइट और एक होता है मोनोसाइट। ठीक है, लिम्फोसाइट दो टाइप के होंगे, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। और बी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज के प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसके अंदर नेचुरल किलर सेल्स आ जाते हैं, टी सेल्स आ जाते हैं, ठीक है, इंटरफेरॉन्स आ जाते हैं, जो एकदम ही मतलब सारे वायरल इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब आ जाता है पूरा बच्चों ब्लड के अंदर। अब हम बात करेंगे फिर ब्लड वेसल्स के बारे में। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है तीन तरह के ब्लड वेसल्स होते हैं, वेन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। फाइनली हम लोग देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, जिसमें आ जाता है लिम्फ, लिम्फ के वेसल्स और लिम्फ के नोड्स। लिम्फ के नोड्स जहां पर वो नोड्स हमारी बॉडी में अलग अलग जगहों पर नोड्स पाए जाते हैं जहां पर लिम्फ का प्रोडक्शन होता है। लिम्फेटिक वेसल्स यानी कि वो वेसल्स जो कैरी करते हैं लिम्फ को और ट्रांसपोर्टेशन करते हैं मटेरियल का थ्रू आउट द बॉडी। देखो अब फाइनली हम लोग देखना शुरू करेंगे ब्लड से। पहले ब्लड पढ़ेंगे, फिर ब्लड वेसल्स, उसके बाद हार्ट और फिर लिम्फेटिक सिस्टम भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कॉम्पोजिशन क्या है ब्लड का, मैंने आपको बताया दो बेसिक चीज़ों से मिलकर बनता है हमारा ब्लड, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स, जिसमें जो प्लाज्मा है ना वो 55% स्ट्रॉ कलर का होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होगा, फ्लूइड मैट्रिक्स 55%, यानी कि आधा से थोड़ा ज़्यादा जो है वो प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है और बाकी के सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं कितने, 45%, जो इंक्लूड करेगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आगे देखो वाटर, प्लाज्मा में प्लाज्मा का कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसमें 90 से 92% तो सिर्फ और सिर्फ वाटर है और वाटर एक्ट्स एज अ गुड सॉल्वेंट, जिसमें कोई भी चीज़ आसानी से मतलब घुल सकती है, मिल सकती है, एक फ्लूइडी नेचर बन सकता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं जैसे कि फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन। फिब्रिनोजन का काम है ब्लड को कोआगुलेट कराना, ग्लोब्यूलिन का काम है एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करना ताकि वो हमारी बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म बन सके। एल्ब्यूमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करना, जो कि रेगुलेट करता है हमारे ब्लड प्रेशर को। इसके अलावा ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, लिपिड और कोलेस्ट्रॉल भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जो एनर्जी प्रोड्यूस कराता है एंड हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, बाइकार्बोनेट आयंस, कैल्शियम आयंस। उसके अलावा गैसेस भी पाए जाते हैं, अब जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, ये सब ट्रांसपोर्टेशन में यूज होते हैं। तो दिस वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लाज्मा। अब देखो फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन टाइप के होंगे, ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। अब इसका नाम इरिथ्रोसाइट्स क्यों है बच्चों, क्योंकि रेड ब्लड सेल्स रेड कलर के होते हैं और इसमें इरिथ्रीन पिगमेंट पाया जाता है। पिगमेंट तो वैसे हीमोग्लोबिन होता है, पर जो इसे रेड कलर प्रोवाइड करेगा ना वो इरिथ्रीन पिगमेंट होता है, इसी वजह से हम इसको इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। आरबीसी के फीचर्स देख लेते हैं फटाफट से। इसका कलर रेड होता है ड्यू टू हीमोग्लोबिन पिगमेंट। नॉर्मल हीमोग्लोबिन का लेवल हमारे ब्लड में कितना होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। हर 100 ml ब्लड में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, तभी एक हेल्दी इंडिविजुअल का, एक हेल्दी बॉडी की ये साइंस होती हैं। लाइफ स्पैन आरबीसी का 120 डेज होता है, यानी कि 120 दिन के अंदर में एक आरबीसी का सेल डेड हो जाता है। काउंट 5 से 5.5 मिलियंस आरबीसी पाए जाते हैं
पर mm क्यूब में। mm क्यूब वॉल्यूम अगर ले लिया जाए ब्लड का तो उसमें 5 से 5.5 मिलियन आरबीसीज का काउंट पाया जाता है। कहाँ पर बनते हैं आरबीसीज? बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में। और स्ट्रक्चर कैसा होता है इनका? बाइकॉनकेव शेप का होता है। बाइकॉनकेव शेप मतलब रुको, ये तो आप देख ही रहे हो, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। एक तो ये हो गया कॉनकेव और फिर एक ये हो गया कॉनकेव। तो इस तरीके का चिपटा सा कलर होता है, मतलब शेप होता है आरबीसीज का। बाइकॉनकेव शेप होते हैं। कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि न्यूक्लियस क्यों नहीं पाया जाता? क्यों नहीं पाया जाता न्यूक्लियस आरबीसीज में? ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताना। चलो मैं इसका आंसर बता देती हूँ, इसका कम से कम इसका तो आंसर मैं बता ही देती हूँ। आरबीसी में न्यूक्लियस इसलिए नहीं पाया जाता ताकि उसकी जगह पे ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी कर सके, ठीक है। इसीलिए ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने का मेन जिम्मेदारी किसके ऊपर होता है? ब्लड के ऊपर होता है, आरबीसीज के ऊपर होता है, क्योंकि आरबीसीज बहुत ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं हमारे ब्लड में। 5 से 5.5 मिलियन तक पाए जाते हैं, बहुत ही छोटे से वॉल्यूम में। तो इसीलिए इनका काम होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करवाना। तो ऑक्सीजन को कैरी कर सके, हीमोग्लोबिन को कैरी कर सके, इसीलिए न्यूक्लियस को हटा दिया जाता है कि उसका स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। कोई न्यूक्लियस नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक्सेट्रा। फंक्शन है CO2 और O2 का ट्रांसपोर्टेशन। अभी मैंने आपको बताया जो इसका फंक्शन है यही उसका रीजन है कि इसके पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह क्यों नहीं होती है, ठीक है। चलो फीचर्स हो गए आरबीसी के। अब हम लोग डब्ल्यूबीसी के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। कलर, कोई कलर नहीं होता, कलरलेस होता है। लाइफ स्पैन 1 से 15 दिन की लाइफ स्पैन होती है, उसके बाद ये सेल डाई करने लग जाता है। काउंट 6000 से 8000 ही पाया जाता है पर mm क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड में। बनता है कहाँ पर? बोन मैरो में बनेगा, लिम्फ ग्लैंड में बनेगा, स्प्लीन में बनेगा। अच्छा, स्प्लीन के बारे में मैं एक और चीज आपको बता देती हूँ। स्प्लीन जो होता है वो ग्रेवयार्ड होता है आरबीसी का। स्प्लीन में जहां डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन हो रहा है वही जितने भी आरबीसी डेड हो जाते हैं ना, तो वो सारे डेड सेल्स स्प्लीन में आकर अक्यूमुलेट कर जाते हैं, इकट्ठा कर जाते हैं, जहां पर ये फिर धीरे धीरे डाइजेस्ट हो जाएगा बॉडी में, ठीक है। तो इसीलिए इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर, न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है, अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। फंक्शन, बेसिक फंक्शन जो है ना डब्ल्यूबीसी का, व्हाइट ब्लड सेल का, वो है हमारे इम्यून सिस्टम में पार्टिसिपेट करना। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, एक ग्रैनुलोसाइट्स कितने होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप के होंगे, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। और दोनों पार्ट होते हैं हमारे इम्यून सिस्टम के, ह्यूमोरल इम्यूनिटी और एक सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हम लोगों को, ठीक है। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। टाइप्स देख लो फटाफट से डब्ल्यूबीसी का। ग्रैनुलोसाइट्स में न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल और बेसोफिल्स आ जाएंगे, जिसका परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे ज्यादा परसेंटेज में अगर पाया जाता है कि किसी टाइप का डब्ल्यूबीसी तो वो है 60 से 65% के साथ न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद यूसिनोफिल 2.3% पाया जाता है। सबसे कम पाया जाता है बेसोफिल, जिसको साइनोफिल भी बोलते हैं। 0.5 से 1% सिर्फ और सिर्फ पाया जाएगा। इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस कॉज करता है। अब हम बात करेंगे ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में। तो ग्रैनुलोसाइट्स 2 टाइप के होते हैं। मोनोसाइट जो फेगोसाइटोसिस करता है सेल की, 6 to 8% पाया जाता है। और बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो इम्यून रिस्पॉन्सेस हमारी बॉडी में देगा और एंटीबॉडीज को भी सिक्रीट करेगा, 20 to 25% पाया जाता है। यानी कि न्यूट्रोफिल्स के बाद सबसे ज्यादा हमारा बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट हमारे बॉडी में पाया जाता है। अब हम लोग फटाफट से देख लेते हैं प्लेटलेट्स के क्या फीचर्स होंगे, यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स के क्या फीचर्स होंगे। तो कलर इसका फिर से कुछ नहीं, ये कलरलेस होते हैं। 7 ही दिन का इसका लाइफ स्पैन होता है बच्चों। 1.5 से 3.5 लाख पर mm क्यूब वॉल्यूम ऑफ ब्लड में ये पाए जाते हैं। बनता कहाँ पर है? बोन मैरो के मेगा कैरियोसाइट्स में ये बन रहा होता है। स्ट्रक्चर इसका भी नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, लेकिन सेल के फ्रैगमेंट्स की तरह ये दिखते हैं। मतलब आप इसको देख के इसको लगेगा ना कि मैं आपको बताती हूँ कैसा लगेगा। रोटी है ना, रोटी को ना हाथ से उसके बहुत सारे टुकड़े कर दो,
तो जैसे जैसे आप सारे टुकड़ों को ऐसे फैला दोगे ना, समझ लो कि वैसा ही दिखने वाला प्लेटलेट्स होता है। तो ये सेल के फ्रेगमेंट की तरह दिखता है। फंक्शन है इसका ब्लड क्लॉट कराना। जब भी चोट लग जाती है तो थोड़ी देर के बाद खून अपने आप निकलना बंद हो जाता है, अगर बहुत गहरी चोट नहीं है तो, ठीक है। तो वो कौन काम करवा रहा है? प्लेटलेट्स काम करा रहा है। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बारे में। ब्लड वैस्कुलर सिस्टम यानी कि हमारा जो ब्लड कोआगुलेशन है, ठीक है, इट इज अ मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस, प्रिवेंशन और ऑफ ब्लड थ्रू इंजुरीज। तो ब्लड कोआगुलेशन का क्या मतलब होता है कि हम ब्लड को कैसे बहने से रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं इसको फ्लो करने से। ब्लड कोआगुलेशन के स्टेप्स फटाफट से देख लो। जहां पर भी साइट ऑफ इंजरी है वहां पर तुरंत प्लेटलेट्स और टिश्यूज की क्लम्पिंग हो जाएगी। वो प्लेटलेट्स रिलीज करेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन, और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है वो थ्रोम्बोकाइनेज नाम का एंजाइम रिलीज करेगा जो हाइड्रोलाइज करता है प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। फिर ये थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन के प्रेजेंस में फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि इनसोल्यूबल होता है, और फाइनली जो डेड और डैमेज्ड एलिमेंट्स हैं वहां पर क्लॉट आ जाएगा, कोआगुलम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा कोआगुलेशन वर्क करता है, मैकेनिज्म इसकी वर्क करती है, ठीक है। इंजरी दैट रिजल्ट्स इन ब्लीडिंग, ब्लड कोआगुलेशन दैट लीड्स टू हीमोस्टैसिस। यहाँ पर देख सकते हो आप, यहाँ पर एक्टिवेटेड प्लेटलेट्स हैं, क्लॉट्स है, ये फिब्रिन के फाइबर्स हैं जिसने बिल्कुल ही उसको जकड़ रखा है सारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स को, और वो उसे बाहर निकलने नहीं दे रहा ब्लड से, ठीक है। चलो ब्लड ग्रुपिंग फटाफट से अब हम लोग देख लें, ब्लड ग्रुपिंग किस तरीके से की गई। ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। इंक्लूड होता है इसमें एबीओ का ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग भी। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग और आरएच ग्रुपिंग में एबीओ ब्लड ग्रुपिंग क्या होती है, ये बेस्ड होता है ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू काइंड्स ऑफ सरफेस एंटीजन। सरफेस एंटीजन का मतलब वो केमिकल जो किसी भी तरह के इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करा सकता है, मतलब अगर वो एंटीजन प्रेजेंट है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करवा सकता है, ठीक है। ऑन आरबीसी नेमली ए एंड बी, दो तरह का एंटीजन पाया जाता है, एंटीजन ए, एंटीजन बी। सिमिलरली उस ब्लड का जो प्लाज्मा है ना वो कंटेन करेगा दो एंटीबॉडीज, यानी कि वो प्रोटीन जो प्रोड्यूस होती है इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन नेमली एंटी ए, एंटी बी, ठीक है। तो अब देखो किस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग की जाती है। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका मतलब है कि उसके आरबीसी के सरफेस में जो एंटीजन है वो एंटीजन ए पाई जाती है, और उसके प्लाज्मा में जो एंटीबॉडीज है वो एंटी बी पाई जाती है। एंटी बी यानी कि बी के अगेंस्ट, मतलब बी के अगेंस्ट है, इसीलिए तो इसका ब्लड ग्रुप ए है। ए जो है वो बी के अगेंस्ट है, बी जो है वो ए के अगेंस्ट है, ठीक है, समझ में आया। तो ये किसको किसको ब्लड डोनेट कर पाएंगे, ए को भी ब्लड डोनेट कर पाएंगे और ए बी को भी ब्लड डोनेट कर पाएंगे। लेकिन ये ए और ओ दोनों से ब्लड रिसीव कर सकते हैं। क्यों? ओ से क्यों रिसीव कर सकते हैं? क्योंकि ओ के पास कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है। और रिसिपिएंट सिर्फ सारे के सारे ए बी ब्लड ग्रुप वाले यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इनके एंटीजन में, इनके आरबीसी में दोनों ही एंटीजन पाया जाता है, यानी एंटीबॉडीज कुछ नहीं होती। अब अगर मेरे ब्लड के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडीज नहीं पाई जाएगी तो चाहे मुझे ए का ब्लड मिले, चाहे मुझे बी वाले का ब्लड मिले, किसी का भी ब्लड मिले, क्या ही फर्क पड़ता है ना, क्योंकि एंटीबॉडीज तो है ही नहीं जो उनके अगेंस्ट के ब्लड वाले को खत्म कर सकती है, ठीक है। अच्छा, क्या होगा अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है और उसे किसी ने बी ब्लड ग्रुप का ब्लड उसकी बॉडी में डाल दिया, तो उस पर्सन के साथ क्या हो सकता है? ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू किसी का बी ब्लड ग्रुप का ब्लड दे दिया जाए तो उसके साथ क्या होगा और ऐसा क्यों होगा, ठीक है, क्या भी होगा और क्यों होगा, ठीक है। चलो
एंटीजन ए रिएक्ट करता है एंटी ए के साथ, एंटीजन बी रिएक्ट करता है एंटी बी के साथ, और अगर मिक्सिंग हो गई ब्लड की, देखो उसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है, मिक्सिंग हो गई अगर ब्लड की इंटरएक्टिव एंटीजन और एंटीबॉडीज के साथ, तो वो कॉज करेगी क्लम्पिंग ऑफ आरबीसीज, यानी एक ग्लूटिनेशन हो जाएगा आरबीसी का, सारे के सारे आरबीसीज अलग हो जाएंगे, ठीक है, एक ग्लूटिनेट कर जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलो, ओ ग्रुप के जो पर्सन्स होते हैं ना, उन्हें यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, क्योंकि दे कैन डोनेट ब्लड टू पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। क्यों ऐसा होता है बच्चों, बताओ? क्योंकि उनके पास दोनों ही एंटीबॉडीज है, ठीक है। AB blood group person are called universal recipient because they can accept blood from all group, क्योंकि उनके पास दोनों ही ब्लड एंटीबॉडीज नहीं है, कोई एंटीबॉडीज नहीं है तो वो किसी से भी रिसीव कर सकते हैं, और दोनों ही एंटीबॉडीज है तो वो किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, RH ब्लड ग्रुपिंग, RH फैक्टर भी किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है ये भी फटाफट से देख लेते हैं अब हम लोग। रीसस फैक्टर या RH फैक्टर एक एंटीजन है जो आरबीसी में पाया जाता है, तो जो RH पॉजिटिव होते हैं उसका मतलब ये होता है कि RH फैक्टर प्रेजेंट है, और RH नेगेटिव अगर है तो यानी कि RH फैक्टर नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो नियरली 80% जो ह्यूमंस होते हैं ना वो RH पॉजिटिव ही होते हैं, बहुत रेयर ऐसे होते हैं जो RH नेगेटिव होते हैं। तो एंटी RH एंटीबॉडीज नेचुरली पाया नहीं जाता, सो RH नेगेटिव पर्सन कैन रिसीव RH पॉजिटिव ब्लड ओनली वंस, बट इट कॉजेज द डेवलपमेंट ऑफ एंटी RH एंटीबॉडीज इन हिज ब्लड। तो अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन हुआ RH पॉजिटिव ब्लड का तो इससे एक ग्लूटिनेशन हो जाएगा फिर से, देयरफॉर RH नेगेटिव ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस हम किसको कहते हैं और ये क्या चीज़ है? बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और रिस्की हो सकता है अगर RH इनकम्पैटिबिलिटी हो जाए बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर और RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। हम सबको पता है कि ब्लड ग्रुप भी डिटरमाइन होता है जेनेटिकली। ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसके वूम में जो बच्चा है उसके पास वही सेम खून होगा, सेम ब्लड ग्रुप होगा जो उसकी मदर का है, ज़रूरी नहीं है। ये जेनेटिकली डिटरमाइन किया जाता है बेस्ड अपॉन डोमिनेंट एंड रिसेसिव ट्रेट्स ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। तो RH एंटीजन डू नॉट गेट मिक्स्ड विथ मैटरनल ब्लड। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मिक्स नहीं होता, लेकिन सेकेंड प्रेगनेंसी में हो सकता है। क्यों? प्लेसेंटा सेपरेट करता है दो ब्लड को पहली प्रेगनेंसी में, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट डिलीवरी, पहली बार जब डिलीवरी होती है तो ये बहुत ही ज़्यादा पॉसिबल है कि वो एक्सपोज हो जाए मटरनल ब्लड से टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, ठीक है। सो ये इंड्यूस कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ RH एंटीबॉडीज इन मैटरनल ब्लड। अब दोबारा अगर वो कंसीव करेगी, अब दोबारा जब वो कंसीव करेगी, दूसरा जब प्रेगनेंसी अकर करेगा तो RH एंटीबॉडी जो मदर का है वो लीक हो सकता है फीटल ब्लड में और डिस्ट्रॉय कर सकता है फीटस के RBC को, और इसी को हम फीटस एरिथ्रोब्लास्टोसिस बोलते हैं। यानी कि ये फेटल हो सकता है फीटस के लिए, या फिर सीवियर एनीमिया कॉज कर सकता है, जॉन्डिस कॉज कर सकता है बेबी को। सो दैट इज व्हाई दिस इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of the first child। अगर ऐसी इनकम्पैटिबिलिटी मतलब दिख गई तो, ठीक है। चलो, फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स के बारे में, यानी कि वीन्स, आर्टरीज और कैपिलरीज। एक एक करके हम लोग सबको टैकल करेंगे। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज कैरी करती है ब्लड को हमारे हार्ट से टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी या फिर टिश्यूज, और ये कंटेन करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी का मेन डेफिनेशन तो ये है कि ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती है, चाहे वो लंग्स के पास लेकर जाए, चाहे वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स लेकर जाए, हार्ट से लेके वो दूसरे जगहों पर ट्रैवल करती है। तो ये तो मेन डेफिनेशन है आर्टरी का।
लेकिन ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला सिनेरियो है ना, इसमें एक एक्सेप्शन केस आ जाता है, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी का केस आ जाता है। द स्मॉलर ब्रांचेस आर कॉल्ड आर्टीरियोल्स। इनके पास स्मॉलर ब्रांचेस होते हैं जिसको आर्टीरियोल बोला जाता है। 3 लेयर्स होती हैं आर्टरीज की, ट्यूनिका इंटिमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ये वीन्स जो है they will carry blood towards the heart. Veins will carry blood towards the heart. चाहे वो कोई सा भी वीन हो, पल्मोनरी वीन हो या फिर नॉर्मल वीन हो, ये हर ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के तरफ लेकर जाती है और आर्टरीज हार्ट से अवे लेकर जाती है ब्लड को। They contain deoxygenated blood except for pulmonary vein. Their smaller branches are called venules. Veins के भी 3 लेयर होते हैं, लेकिन ट्यूनिका मीडिया कंपैरेटिवली थिन होती है। कैपिलरीज क्या होते हैं बच्चों? बहुत सारे बच्चों को कैपिलरीज में काफ़ी कंफ्यूजन आता रहता है कि आखिर कैपिलरीज है क्या। सो टिश्यूज में आर्टीरियोल्स डिवाइड करता है थिन वॉल्ड में और सिंगल लेयर्ड के वेसल्स में, उसी को कैपिलरीज बोलते हैं, और आगे चलकर वो वेन्यूल्स में यूनाइट कर जाता है। यानी कि यहाँ पर देखो, ये आर्टरी है, आर्टरी डिवाइड कर गया बहुत सारे आर्टीरियोल्स में, ये वीन है, वीन डिवाइड कर गया बहुत सारे विन्यूल्स में। तो जहाँ आर्टीरियोल और विन्यूल का यूनाइटेड, जहाँ पर वो यूनाइट करते हैं ना, उसी पतले से थिन वॉल्ड वेसल को कैपिलरीज बोला जाता है। ठीक है, समझ में आया? यानी कि एक तरह से समझ लो, कैपिलरीज में एक्सचेंज होगा गैसेस का, एक्सचेंज होगा न्यूट्रिएंट्स का, एक्सचेंज होगा मटेरियल्स का। अब हम लोग फाइनली देखेंगे हार्ट का स्ट्रक्चर, जिसके बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। हार्ट स्ट्रक्चर कैसा होता है हार्ट का? सबसे पहले तो ये एक डबल लेयर का स्ट्रक्चर है जो कवर्ड है पेरिकार्डियम के मेम्ब्रेन से। उसके बाद पेरिकार्डियल स्पेस, यानी कि 2 लेयर के बीच की जो स्पेस होती है उसे पेरिकार्डियल स्पेस बोला जाता है, जो फिल्ड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड से, ताकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके दोनों लेयर्स के बीच में। 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए ये फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हार्ट के पास 4 चेम्बर्स होते हैं बच्चों। 2 अपर चेम्बर होता है जिसको हम ऑरिकल या एट्रिया कहते हैं, और 2 लोअर वेंट्रिकल का चेम्बर होता है। जो वॉल्स होती है हार्ट की, जिसको हम कार्डियक मसल कहते हैं, उसमें वेंट्रिकल्स के मसल्स ज्यादा थिक होते हैं एज कंपेयर टू द एट्रिया। क्यों ऐसा होता है? वेंट्रिकल्स के वॉल ज्यादा थिक क्यों होते हैं? इसका आंसर भी मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में, फटाफट से कमेंट कर दो। एट्रिया सेपरेटेड होती है इंटर एट्रियल सेप्टम से, वेंट्रिकल सेपरेटेड होते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से, यानी कि दोनों ही चेम्बर्स जो है आपस में डिवाइडेड है, आपस में वेल सेपरेटेड है। इन बिटवीन एट्रियम एंड वेंट्रिकल देयर इज अ थिक फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो एक ओपनिंग के साथ प्रेजेंट होता है। ट्राइकस्पिड वॉल्व, जिसको 3 मस्कुलर फ्लैप या कस्प कहते हैं, ये गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? प्रेजेंट होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व गार्ड करता है ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। सो ये दोनों क्या हो गया? ये 2 कस्प जो प्रेजेंट हैं, ये 2 फ्लैप जो प्रेजेंट है, वो है बाइकस्पिड वॉल्व। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ट्राइकस्पिड वॉल्व और ये है बाइकस्पिड वॉल्व। आगे चलो। नाउ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व अलाउ करते हैं फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, यानी कि एट्रिया से वेंट्रिकल को ही ब्लड जो है वो फ्लो करेगा, उल्टा फ्लो नहीं करेगा। ये कौन इंश्योर कर रहा है? ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स इंश्योर कर रहे हैं। राइट वेंट्रिकल में एक ओपनिंग होती है टू द पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल में ओपनिंग होती है टू द अओर्टा। दोनों ही ओपनिंग को गार्ड करने वाला जो स्ट्रक्चर है वो होता है सेमी ल्यूनार वाल्व्स। दोनों ही ओपनिंग्स में सेमी ल्यूनार वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जब ब्लड वेंट्रिकल में फिल हो जाता है तो एट्रिया, तो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व्स जो है वो क्लोज हो जाती है और सेमी ल्यूनार वाल्व जो है वो
ओपन हो जाता है ताकि वेंट्रिकल से इस ओपनिंग के थ्रू अओर्टा या फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पास कर जाए। सो दे प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। मेन काम इनका भी क्या होता है, जितने भी वाल्व्स होते हैं, वाल्व्स चाहे कहीं के भी हों, उनका काम होता है बैक फ्लो को रोकना, प्रिवेंट करना, ब्लड के बैक फ्लो को रोकना। ठीक है, अब देखो इट इंक्लूड्स नोडल टिश्यूज, बंडल्स एंड फाइबर्स। नोडल टिश्यूज स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर्स होती है जो हमारे हार्ट के वॉल में प्रेजेंट होती है। दो टाइप के नोडल टिश्यूज होंगे। सबसे पहले साइनोएट्रियल नोड प्रेजेंट होगा जो यहाँ पर बिल्कुल ही कॉर्नर में राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। फिर होता है एवी नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, जो राइट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। नाउ एवी नोड से ना एक फाइब्रस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल यानी कि एवी बंडल रिलीज होती है, पास करती है थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा और डिवाइड करती है राइट और लेफ्ट ब्रांचेस को। कहाँ से? एवी नोड से एवी बंडल रिलीज होती है। ईच ब्रांच पास थ्रू द वेंट्रिकुलर वॉल ऑफ इट्स साइड। हर एक ब्रांच जो है अपने अपने वेंट्रिकुलर वॉल के पास पहुंच जाते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या है? साइनोएट्रियल वॉल्व। ये क्या है? एवी नोड। एवी नोड से निकल रहे हैं इसके ब्रांचेस। ठीक है, राइट बंडल का ब्रांच है और लेफ्ट बंडल का ब्रांच है। सो इन द वेंट्रिकुलर वॉल इट ब्रेक्स अप इनटू माइन्यूट फाइबर्स, जिसको हम परकिंजे फाइबर्स कहते हैं। देख सकते हो वेंट्रिकल पे आते आते ये बहुत ही ज्यादा फाइन हो गया, इसी को हम परकिंजे फाइबर्स कहेंगे। और इस फाइबर के साथ साथ जो बंडल्स हैं उसको कलेक्टिवली बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। क्या बोला जाता है? कलेक्टिवली बोला जाता है बंडल ऑफ हिस। आगे देखो नोडल टिश्यूज। अब यही नोडल टिश्यूज जो एवी नोड और एसए नोड है, यही जनरेट करेंगे एक्शन पोटेंशियल बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, यानी कि वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि कौन सा इम्पल्स ये रिसीव करता है जिसके वजह से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। कोई इम्पल्स नहीं। ठीक है, ये अपने आप ऑटो जनरेटेड स्टिमुलाई है, यानी कि ऑटो एक्साइटेबल है। ऐसे नोड इनिशिएट करती है और मेंटेन करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट बाय जनरेटिंग एक्शन पोटेंशियल। कितना? 70 से 75 पर मिनट। इसीलिए इसको पेस मेकर भी बोला जाता है। ऐसे नोड को हार्ट का पेस मेकर भी बच्चों बोला जाता है। सी दिस, कितना प्यारा सा ये एनिमेशन है, कितना ही प्यारा एनिमेशन है। ध्यान से देखो कितने फेजेस होते हैं कार्डियक साइकिल के? 3 फेजेस होंगे, जॉइंट डायस्टोल, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सो पूरा का पूरा जो कार्डियक साइकिल है वो बेसिकली एक साइक्लिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है हमारे हार्ट में, ताकि ब्लड की पंपिंग हो सके। ध्यान से देखना, जब ये ओपन हो रहा है तो ब्लड नीचे आ रही है। ठीक है, जब ये वाला पार्ट देखो, ये जब ओपन हो रहा है तो ब्लड नीचे आ रही है, वेंट्रिकल्स पर आ रही है। और जैसे ही ब्लड वेंट्रिकल पे पहुंची ये क्लोज हो गया, और जब ये क्लोज हुआ तो सेमील्यूनार वाल्व ओपन हो गया। देखो जब ये बंद हुआ तो ये ओपन हुआ, जब ये ओपन हुआ तो ये बंद हुआ। ध्यान से देखना, तो यानी कि वाल्व्स जब क्लोज होते हैं तो सेमील्यूनार वाल्व्स ओपन कर जाता है, वाल्व्स जब ओपन होते हैं तो ये क्लोज हो जाता है, और ये इंश्योर करता है कि ब्लड की ब्लैक फ्लो ना हो पाए, ब्लड का बैक फ्लो ना हो पाए। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल पहला फेज जो है कार्डियक साइकिल का, वो क्या है? इट इज अ रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ ऑल हार्ट चेम्बर्स। इसमें सारे हार्ट चेम्बर्स रिलैक्स्ड स्टेट में पड़े रहेंगे। डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन, सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व ओपन, तो ब्लड जो है पल्मोनरी वीन से और वेना केवा से फ्लो करता है इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। बहुत इजी है, अभी तो मैंने आपको यही बताया। सेमील्यूनार वाल्व्स क्लोज हो जाते हैं इस स्टेज में। कब क्लोज होंगे? जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, सेमील्यूनार वाल्व क्लोज हो जाएंगे इस स्टेज पर, और यही है रिलैक्स्ड स्टेज, यानी कि पहला डायस्टोल। दूसरा आ जाता है एट्रियल सिस्टोल।
जिसमें ऐसे नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, जिसके वजह से एट्रिया दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है और इसी को हम एट्रियल सिस्टोल कहेंगे। ये इंक्रीज करती है फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल बाय अबाउट 30%। जैसे ही सिस्टोल आया, जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन आया एट्रिया में, दोनों एट्रिया में, वैसे सारा ब्लड बहुत ही तेजी से 30% ज्यादा स्पीड के साथ फ्लो करेगा इनसाइड द वेंट्रिकल्स। अब तीसरा आ जाता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब वेंट्रिकल में भी तो कॉन्ट्रैक्शन आनी है ना, तो एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होता है वेंट्रिकुलर साइड में बाय एवी नोड, और एवी बंडल फ्रॉम वेयर बंडल ऑफ हिस ट्रांसमिट करती है थ्रू द वेंट्रिकुलर मस्क्यूलेचर, जिसके वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है और उसी को हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहते हैं। इस टाइम पर जितना भी दोनों एट्रिया है ना वो डायस्टोल स्टेज पर रहेगा, यानी रिलैक्स्ड स्टेज पर रहेगा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज करती है जब वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉज करता है क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व, जिसके वजह से सेमिलुनार वॉल्व्स ओपन हो जाती है। मैंने अभी आपको बताया बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड अगर क्लोज हुआ तो सेमिलुनार ओपन हो जाएगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड अगर ओपन हुआ तो सेमिलुनार क्लोज हो जाएगा। So, deoxygenated blood that enters the pulmonary artery from right ventricle और oxygenated blood enter करता है aorta में from left ventricle। तो इसी के साथ जैसे ही दोनों एट्रिया से ब्लड 30% ज्यादा स्पीड के साथ एंटर किया वेंट्रिकल्स पे, वैसे ही सेमिलुनार वॉल्व्स दोनों के ओपन हो गए, और जैसे ही सेमिलुनार वॉल्व्स ओपन होते हैं बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाता है। फिर जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ना, वहां से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड पहुंच जाता है लंग्स के पास, और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके थ्रू आउटा के वहां से आउटा के थ्रू जितना भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच जाता है पूरे बॉडी के पार्ट्स में। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। वेंट्रिकल्स अब बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड है, यानी वेंट्रिकल में डायस्टोल आ गया है, वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कर गई है। अब वेंट्रिकल में प्रेशर फॉल करेगी, ये क्या कॉज करेगा, सेमिलुनार वॉल्व्स फिर से क्लोज हो जाएंगे, दैट प्रिवेंट्स द बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। ठीक है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व फिर से ओपन हो जाएंगे ताकि एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज हो जाए। पूरा का पूरा ये कार्डियक साइकिल है बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट के बारे में। कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो जाता है 0.8 सेकेंड्स के अंदर, यानी 1 सेकेंड भी नहीं लगता, 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाता है। 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल। तो नॉर्मल हार्ट बीट हमारी 70 to 75 टाइम्स पर मिनट हो जाती है, एवरेज लेकर चलो तो 72 टाइम्स पर मिनट होती है। स्ट्रोक वॉल्यूम किसको कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। लगभग 70 ml का ये स्ट्रोक वॉल्यूम होता है। कार्डियक आउटपुट कितना होगा, कार्डियक आउटपुट यानी कि टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो पंप हुआ बाय ईच वेंट्रिकल हर 1 मिनट में, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम और इनटू हार्ट रेट कर दो तो लगभग आपका 5000 ml यानी 5 लीटर हो जाता है। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम हर 1 मिनट 5 से 6 लीटर ब्लड की पंपिंग करवाते हैं हमारे हार्ट से। ठीक है बच्चों, ये हो गया। हार्ट का साउंड एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अब ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल 2 तरह का साउंड प्रोड्यूस होगा। पहले साउंड को हम लब कहेंगे, दैट इज ड्यू टू द क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, दोनों वाल्व्स के क्लोजर के वजह से पहला साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको हम लब कहते हैं। दूसरा साउंड यानी कि डब तब सुनाई देता है जब सेमिलुनार वाल्व्स का क्लोजर होता है। ठीक है, तो 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 लब प्लस 1 डब। 1 लब और 1 डब में पूरा का पूरा हार्ट बीट हमें सुनाई दे देता है। चलो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक बार डिस्कस कर लो। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो हमारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑब्टेन कर सकता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट की। एक हमारे कार्डियक साइकिल में जितना भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रहा है उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारा हार्ट नॉर्मली बीट कर रहा है या नहीं, नॉर्मली फंक्शन कर रहा है या नहीं।
एक ECG के लिए पेशेंट इज कनेक्टेड टू द मशीन विथ 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स जो कि रिस्ट और लेफ्ट एंकल में कनेक्ट होता है और वो मॉनिटर करता है हार्ट की एक्टिविटी को। डिटेल्ड इवैल्यूएशन के ऑफ हार्ट के फंक्शन के लिए मल्टीपल लीड को अटैच किया जाता है चेस्ट के रीजन में। ठीक है, चलो नाउ ECG कंसिस्ट करते हैं 3 तरह के वेव्स, P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स वेव और T वेव। P वेव रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेशन जिसको हम डीपोलराइजेशन कहते हैं एट्रिया का, जो एट्रिया का सिस्टोल कॉज करेगा। QRS कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि वेंट्रिकल में सिस्टोल आ जाएगा। T वेव रिप्रेजेंट करता है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी कि अब वेंट्रिकल रिलैक्स्ड स्टेट में आ चुकी है। ठीक है, तो ये है P वेव, QRS कॉम्प्लेक्स और T वेव। चलो बच्चों, डबल सर्कुलेशन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया डबल सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है। एक ऐसा सर्कुलेशन जिसमें ब्लड फ्लो करती है थ्रू द हार्ट ट्वाइस फॉर कंप्लीटिंग इट्स सर्किट, जो इंक्लूड करेगा पल्मोनरी सर्कुलेशन को और सिस्टमिक सर्कुलेशन को। पल्मोनरी सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, सिस्टमिक सर्कुलेशन यानी कि सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड अदर बॉडी पार्ट्स, यानी कि जो हमारा हार्ट और बॉडी के पार्ट्स के बीच का सर्कुलेशन हो रहा है। हार्ट एंड लंग्स के बीच का सर्कुलेशन है पल्मोनरी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट वेंट्रिकल से आया वो पंप होगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया पल्मोनरी वेन के थ्रू एट्रियम में। तो ये पूरा जो पाथवे है ये रिप्रेजेंट करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन को। अगला है सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि हार्ट और वेरियस बॉडी पार्ट्स के बीच का जो सर्कुलेशन होता है उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल से आउटा के थ्रू जो जाएगा वो हो जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन का पार्ट। फिर वहाँ से आर्टरीज, आर्टीरियोस, कैपिलरीज, टिश्यूज, वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेते हुए टिश्यूज, वेन्यूज, वीन्स, वेना केवा होते हुए वो राइट एट्रियम तक पहुँचेगा। ये भी सिस्टमिक सर्कुलेशन का एक पार्ट है। सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और अदर सब्सटेंसेस टू द टिश्यूज और टेक मतलब सारा CO2 ले लेगी, सारे हार्मफुल सब्सटेंसेस ले लेगी अवे फ्रॉम द फॉर द एलिमिनेशन। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, तो ये हो गया हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जो इंक्लूड करता है हेपेटिक पोर्टल वीन जो कैरी करेगी ब्लड फ्रॉम इंटेस्टाइन टू द लिवर बिफोर इट इज डिलीवर्ड टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, लिवर तक पहुंचाने में। कोरोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि सिस्टम ऑफ कोरोनरी वेसल्स जो ब्लड को सर्कुलेट करती है हमारे हार्ट के मस्कुलेचर में। भैया हमारे हार्ट को भी तो ज़रूरी है ना ब्लड का सर्कुलेशन, और वही जब नहीं हो पाता है तो कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ठीक है, चलो रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी कैसे होगी। नॉर्मल एक्टिविटीज़ जो हार्ट की होती है वो ऑटो रेगुलेटेड होती है नोडल टिश्यूज़ की वजह से, क्योंकि वो ऑटो एक्साइटेबल होते हैं और जनरेट करते हैं एक्शन पोटेंशियल को। उसी को हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। मायोजेनिक हार्ट का मतलब ऑटो एक्साइटेबिलिटी जिसमें प्रेजेंट होती है। मेडुला ऑब्लोंगेटा रेगुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्व्स जो होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के वो इंक्रीज करती हैं हार्ट बीट के रेट को, और द स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट को भी। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होती है ANS की वो डिक्रीज करती है हार्ट बीट, कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल और कार्डियक आउटपुट। एड्रीनल मेडुलरी हार्मोन्स इंक्रीज कर देगी कार्डियक आउटपुट को। तो ये सारे हो गए रेगुलेशन हमारे कार्डियक एक्टिविटी के। ध्यान से एक बार इस वाले डायग्राम को भी देख लेना। ठीक है, पहला हो गया सेंसरी फाइबर, फिर दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस फाइबर, तीसरा है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर और चौथा है सिंपैथेटिक नर्व फाइबर टू एड्रीनल ग्लैंड। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से रेगुलेशन होता है। फाइनली अब हम लोग लास्ट में बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में, और इसके बाद हम लोग डिसऑर्डर्स डिस्कस करके इस चैप्टर को पूरा फिनिश कर देंगे। लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड करता है लिम्फ, लिम्फ के वेसल्स और लिम्फ के नोड्स। लिम्फ के नोड्स को हम ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उसमें सिक्रीशन हो रहा है लिम्फ का। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज एंड टिश्यूज
कुछ वाटर और सॉल्युबल सब्सटेंस फिल्टर आउट हो जाता है हमारे प्लाज्मा से टू द इंटरसेलुलर स्पेसेस, जो कि एक तरह का टिश्यू फॉर्म करेगा, टिश्यू फ्लूइड फॉर्म करेगा, और उसमें सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है जितनी प्लाज्मा में होती है। कुछ टिश्यू फ्लूइड एंटर कर जाते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में, और टिश्यू फ्लूइड इन देम इज कॉल्ड लिम्फ। इट ड्रेन्स बैक टू मेजर वेन्स। देखो होता क्या है, हमारा जो ब्लड वेसल है ना, ब्लड वेसल के थ्रू जब ब्लड बहुत ही तेजी से पास कर रहा होता है तो उसमें जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उसमें से आरबीसी को छोड़कर प्लाज्मा और थोड़े बहुत फॉर्म्ड एलिमेंट्स बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अब आप खुद सोचो, बलून है, ठीक है, गुब्बारा जो पानी वाला गुब्बारा होता है, होली के टाइम पे आप लोग लेकर सब पे फोड़ते हो, वो ले लो, उसमें हल्का सा पिन कर दो, ठीक है, वैसे तो वो फट जाएगा, पर इमेजिन करो कि वो फटता नहीं है, उसमें बस होल हो गया है छोटा सा, तो क्या होगा उस चीज से, क्या होगा, उसमें से बहुत ही पतला सा एक स्ट्रीम निकलेगा पानी का, और वहां से पानी निकल रही होगी। अगर आपने उस पानी के गुब्बारे के अंदर छोटे छोटे थर्मोकोल के बीड्स भी रखे हुए हैं, ताकि मतलब ऐसे ही फन के लिए, तो वो तो उस छोटे से पोर से नहीं निकल पाएगा, वो तो अंदर ही रह जाएगा। वैसा ही कुछ होता है हमारे ब्लड वेसल्स के साथ। ब्लड वेसल्स के वॉल्स में जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं ना, उस पोर्स में से, बहुत ही फाइन पोर्स में से प्लाज्मा और कुछ छोटे छोटे फॉर्म्ड एलिमेंट्स निकल आते हैं। आरबीसी क्योंकि स्ट्रक्चर में बड़ा होता है, वो अंदर ही रह जाता है, इसीलिए लिम्फ का जो कॉम्पोजिशन है उसमें कभी भी आरबीसी इंक्लूडेड नहीं होगा, दैट इज व्हाई इट इज कलरलेस, राइट। तो वही जो पोर में से निकलता हुआ जो पानी है, प्लाज्मा है और बाकी के फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, यूजुअली ज़्यादातर WBC होता है, मिनरल्स वगैरह होते हैं जितने भी प्लाज्मा में है एंड ऑल दैट, वो सब एंटर कर जाता है लिम्फेटिक वेसल में। लिम्फेटिक वेसल में जब एंटर करेगा तो वो कैरी करते हैं सारे न्यूट्रिएंट्स को, सारे गैसेस को ट्रांसपोर्ट कराता है, और फाइनली वो भी जाकर कैपिलरीज में मिल जाता है। तो यही है पूरा का पूरा लिम्फेटिक सिस्टम का मैकेनिज्म या फिर कॉन्सेप्ट, ठीक है। फंक्शंस क्या होती हैं लिम्फ की, एक तरह से मिडलमैन की तरह काम करता है बिटवीन ब्लड और टिश्यू। टिश्यू का फ्लूइड हेल्प करेगा टू एक्सचेंज न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन ब्लड और सेल्स, कैरी करता है प्लाज्मा प्रोटीन को जो कि सिंथेसाइज होती है लिवर में टू द ब्लड, ट्रांसपोर्ट करेगा डाइजेस्टेड फैट को, फैट सोल्यूबल विटामिन्स को, हार्मोन्स एक्सेट्रा को, फिल्ट्रेशन करता है बैक्टीरिया और फॉरेन पार्टिकल्स की, लिम्फ नोड प्रोड्यूस करते हैं लिम्फोसाइट्स और एंटीबॉडीज जो कि हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करते हैं। फाइनली अब देखो डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों। व्हाट आर द डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिसऑर्डर है, हम सभी के घर में कोई ना कोई ऐसा पर्सन, एक ऐसा फैमिली मेंबर ज़रूर है जिसको हाई बीपी का प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। यानी कि जब प्रेशर सर्कुलेटिंग ब्लड का हमारे ब्लड वेसल के वॉल्स में बढ़ जाता है, उसी को हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, और नॉर्मल है तो ब्लड प्रेशर कहते हैं। नॉर्मल बीपी कितनी होती है, 120/80 mm of Hg। ये इंक्लूड करता है सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर 120 होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर यानी रेस्टिंग प्रेशर 80 होता है। ऑब्वियस सी बात है, कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो 120, और डायस्टोल है, रेस्टिंग स्टेज है, तो यानी प्रेशर कम है तो 80। तो ये एक नॉर्मल समझ लो कि वो है, पैरामीटर है। नाउ जब ब्लड प्रेशर हायर होता है नॉर्मल बीपी से तो हम उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। अगर एक इंडिविजुअल में रिपीटेडली 140/90 और उससे ज़्यादा है तो वो हाइपरटेंशन का मरीज है, वो पेशेंट है हाई बीपी का। इट लीड्स टू हार्ट डिजीजेज और बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स को भी वो अफेक्ट कर सकता है। कभी कभी तो हेमरेज का भी खतरा बढ़ जाता है ड्यू टू हाई बीपी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी डिसीज के बारे में। मैंने आपको बताया था कोरोनरी आर्टरी का फंक्शन क्या होता है, हमारे हार्ट के मस्कुलेचर में ब्लड को प्रोवाइड कराना, ब्लड का सर्कुलेशन कराना। तो जब कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल, फाइब्रस टिश्यू ये सब कोरोनरी आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाती है तो आर्टरीज बहुत नैरो हो जाता है, जिसके वजह से प्रॉपर सफिशिएंट ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है।
ठीक है, इसीलिए उसी को हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं। अब आ जाता है एंजाइना। एंजाइना पेक्टोरिस एक एक्यूट चेस्ट पेन है, क्योंकि हमारे हार्ट मसल्स को प्रॉपर ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो गई, और ये होता है इम्प्रॉपर ब्लड फ्लो की वजह से। यूजुअली मिडिल एज्ड और एल्डरली में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अब हम बात करते हैं हार्ट फेलियर के बारे में, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है। हार्ट फेलियर इज द इनएबिलिटी ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड, इतना ब्लड जितना उसकी बॉडी को नीड हो, उतना ब्लड को पंपिंग नहीं कर पाती है हार्ट हमारी, इसीलिए हार्ट फेल हो जाता है। कंजेशन आ जाता है लंग्स में, और यही इसका सबसे मेन सिम्टम है। हमारे लंग्स में जब कंजेशन आने लगेगा तो समझ जाना हार्ट में कुछ दिक्कत आ रही है। कार्डियक अरेस्ट कुछ नहीं, सिंपल हमारा हार्ट बीट करना बंद कर देता है, कहता है बस हो गया, अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता, तो कार्डियक अरेस्ट आ गया। हार्ट अटैक, हार्ट अटैक यानी कि जब सडनली हमारे हार्ट के मसल्स डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, तो हम उसको हार्ट अटैक कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी डिजीज से भी ये काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। जिन लोगों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो हार्ट अटैक के मरीज बन सकते हैं, हार्ट अटैक उनको कभी भी हो सकता है, आ सकता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइज। तो पूरा का पूरा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का चैप्टर आप लोगों का रिवाइज हो चुका है, वन गो में, वन शॉट के अंदर। मिलते हैं अब हम लोग अगले वन शॉट में। जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थ्रू आउट द क्लास, उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो और शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।